चलिए अब रुख कर लेते हैं एग्रीमीटर का, और एग्रीमीटर में आपको बता दें कि आज विशेष तौर पे हम बात करने जा रहे हैं पाम ऑयल को लेकर के। काफ़ी सारी अपडेट्स यहाँ पर निकल करके आई हैं। दरअसल हमारे साथ इस पाम ऑयल पर अपडेट और जानकारी के लिए विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी जुड़ रहे हैं। अजय सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत सर आज की इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए, और नमस्कार सर। और पहला प्रश्न सर आपसे होगा कि मलेशिया की अगर हम बात करें तो पाम तेल उत्पादन बढ़ने के साथ ही इसका स्टॉक जो है वो हम देख रहे हैं 6 मंथ हाई पर पहुंच चुका है। क्या आपको लगता है कि इससे जो ग्लोबल मार्केट है वहाँ में पाम ऑयल की कीमतों में कुछ नरमी, कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमने कल ही इन्फ्लेशन के नंबर आते हुए देखे थे, जहाँ पे उसमें भी हमको रिडक्शन दिखा है, ग्लोबल मार्केट में भी है, लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण हमने एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स ही देखा है। क्योंकि एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स के अंदर हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे हर कमोडिटीज के भाव में गिरावट है। अगर पूरे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पाम ऑयल कम से कम जनवरी से लेकर अभी तक तो 8% से ज्यादा की गिरावट दिखा चुका है डोमेस्टिक मार्केट में। वहीं अगर हम बीएमडी सीपीओ की अगर बात करें तो नवंबर 11 तारीख को ये 5000 के करीब पहुंच चुका था, और ऐसा लग रहा था कि ये और ऊंचाई दिखाएगा, बट जिस ढंग से हमने प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट देखा और थोड़े से कंसर्न्स की वजह से फॉल हुआ, तो इस वक्त करीबन 28% से ज्यादा का फॉल हमने हाई से अब तक आते हुए देखा। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि पाम ऑयल के अंदर सप्लाई साइड काफी अच्छी है डिमांड के मुकाबले एज ऑफ नाउ। कच्चे तेल में भी जो रिसेंटली गिरावट आया, इसकी वजह से भी हम देख रहे हैं जो बायोफ्यूल की डिमांड को लेकर थोड़े से कंसर्न्स बन जाते हैं। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा करेक्शन अभी तक बना है, और फंडामेंटल कारण है जिसमें हमने ऑलरेडी आपने बताया कि सप्लाई साइड खास करके हम जानते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया में मलेशिया, इंडोनेशिया ये काफी बड़ी पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे हमने देखा है कि ओवरऑल सप्लाई बढ़ रही है, इंडिया में इन्वेंट्री भी बढ़ रहा है, उस कारणवश ये गिरा था। मे भी पॉसिबल है अगले 15-20 दिन गिरावट का रुख कंटिन्यू रहे। जी सर, साथ ही ये भी समझना चाहेंगे कि मलेशिया के जो पाम ऑयल हैं वहाँ उसका भारत जो है वो बड़ा खरीदार है। वहाँ पर पाम तेल उत्पादन बढ़ने के साथ साथ स्टॉक में जो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है उसका भारतीय ऑयल मार्केट को लेकर पे किस तरीके का इम्पैक्ट आप देख रहे हैं सर? देखिए, जनरली अगर हम देखते हैं तो डेफिनेटली मलेशिया एंड इंडोनेशिया वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर है। इनकी बाइंग में हम देख सकते हैं चाइना है, इंडिया है, लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो इंडिया के पास भी स्टॉक काफी अच्छा अवेलेबल है, और प्लस प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। साथ में हमने देखा था जब थोड़ा सा पाम की शॉर्टेज थी तो इंडिया ने अदर ऑयल्स के ऊपर डिपेंडेंसी रखी थी, जहाँ पे हमने सनफ्लावर ऑयल पे भी शिफ्ट होते हुए देखा था। बट उससे बड़ी खबर ये है कि डोमेस्टिक मार्केट में हम सोयाबीन की बात कर ले या मस्टर्ड की बात कर ले, वहां के भी प्रोडक्शन काफी इंप्रूव हुए हैं, जिसके चलते जो हमारे इंपोर्ट्स है, और गवर्नमेंट का ये बिल्कुल आज से 4-5 साल पहले ही गवर्नमेंट ने एक ऑयल मिशन लॉन्च कर दिया था, जिसका ऑब्जेक्टिव भी यही था कि आज हम इलेक्ट्रॉनिक है, कच्चा तेल है, ये तो इंपोर्ट करते ही हैं, बट एडिबल ऑयल में भी हम काफी बड़े इंपोर्टर रहे थे। तो अब धीरे धीरे उस मिशन का रिजल्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है, हम बैलेंस करके जा रहे हैं। तो आई थिंक इंडिया में एज ऑफ नाउ डिमांड तो कंटिन्यू रहेगी। इवन मन की बात में मोदी जी ने भी कहा था तेल का कैसे यूज करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सप्लाई इस वक्त काफी अच्छी है डिमांड के मुकाबले, जिसके चलते इन्फ्लेशन में भी कमी आई है, और प्राइस अभी भी थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि वीकनेस के साथ ही ट्रेड करता हुआ दिखेगा। साथ ही सर, अभी अगर पाम ऑयल आपने कहा जैसे नरमी देखने को मिल सकती है, लेकिन पाम ऑयल के साथ साथ बाकी जो खाद्य तेल हैं और जो तिलहन हैं उनकी कीमतों में भी क्या नरमी देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में? हाँ बिल्कुल। अगर मैं डोमेस्टिक मार्केट में सोयाबीन की बात करूं तो यहाँ पे भी हमने रिसेंटली अभी 46-47 तक चले गया था, वहां पे गिरावट देख रहे हैं। मस्टर्ड के अंदर भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी है। जनवरी में भी हमने लगभग 6500 का भाव देखा था, इस वक्त भी सप्लाई के बावजूद हम देख रहे हैं मार्केट रुका हुआ ही चल रहा है। लेकिन सोया ऑयल है और सीपीओ सभी ऑयल में ऐसा कोई बड़ा उछाल जैसी सिचुएशन नहीं बनी है। पिछले एक महीने में खाली मस्टर्ड में थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला है, अदरवाइज सभी में गिरावट। तो आई थिंक इस वक्त इंडिया में बैलेंसिंग वे काम हो रहा है, और गवर्नमेंट भी मेक श्योर कर रही है जहाँ पे भी हमें लगता है कि कोई पर्टिकुलर तेल की तेजी आ रही है तो दूसरा अल्टरनेट मार्केट में लाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से ये बैलेंस ऑफ डिमांड मेंटेन रहे। तो आई थिंक एक तरह से प्राइजेस बैलेंस्ड वे में ही काम कर रहे हैं पिछले 6-8 महीने से। जी। अब सर ये भी जानना चाहेंगे कि पाम तेल जो है वो एफएमसीजी कंपनियों का जो है वो सबसे बड़ी कमोडिटी है। क्या इस जो खबर है, इस खबर का एफएमसीजी कंपनियों पर भी कोई इम्पैक्ट आता हुआ इन फ्यूचर आप देख रहे हैं? देखिए, बहुत बार हम गलती ये करते हैं, पाम ऑयल को कुकिंग ऑयल की तरह ही यूज करते हैं, जबकि एफएमसीजी कंपनी में अगर हम देखते हैं तो आज पाम ऑयल सोप, बिस्किट, स्नैक्स सभी जगह पे यूज होता है, और इसका जो कंजम्पशन है
वो इंडिया धड़ाले से करता ही है। और साथ में हम देखिए कंपनी लाइक एचयूएल, मैरिको, ब्रिटानिया, आईटीसी, इन सब पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। जिस ढंग से हम देख रहे हैं पाम के प्राइसेस में गिरावट आ रही है, ये कहीं ना कहीं एफएमसीजी कंपनी को बेनिफिट करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इनका अब रॉ मटेरियल जो है वो अब सस्ता होगा। तो आने वाले अपकमिंग क्वार्टर्स में इसका बहुत पॉजिटिव असर हम ये जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए हमने उस पर इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। और साथ में हम जानते भी है, जैसे ही हम क्वार्टर 3 में एंटर करेंगे, यहाँ पे हमारी डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आई थिंक सस्ते रॉ मटेरियल में और इम्प्रूवमेंट डिमांड में ये कहीं ना कहीं एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है एफएमसीजी कंपनीज के लिए। ठीक सर। सर अब जो है सबसे पहले जब भी कार्यक्रम का हम अंत करते हैं और आप मौजूद रहते हैं तो लोगों की निगाहें इस बात पे रहती हैं कि अजय जी की तरफ से बढ़िया बढ़िया ट्रेडिंग कॉल क्या मिलेगी। तो एग्री कमोडिटीज़ में सर आपकी टॉप कॉल कौन सी होंगी सर? ये पूरे एग्री पैक के अंदर पिछले हफ्ते इंडो पाक का जो कंसर्न चल रहा था उसकी वजह से थोड़ी सी लिक्विडेशन कंसर्न्स हुई थी, प्राइसेस में गिरावट भी आया था। बट जिस ढंग से इंडिया ने शानदार पकड़ बनाई है पीओके पे, और जिस ढंग से ये एक्टिविटीज में जो अब निकल चुके हैं, और काफी इसका एक रिवर्ट बैक हमने एग्री प्राइसेस में भी आते हुए देखा, सेंटीमेंट बहुत अच्छा पॉजिटिव हुआ है। तो उसमें सबसे पहली कमोडिटी जो है वो है हल्दी, जो लॉन्ग टर्म के लिए भी काफी शानदार है। और अब जैसे जैसे 20 मई के नजदीक आ रही है, यहाँ पे आप भाव भाव पे नजर रखिए, बिकॉज यहाँ पे मॉनसून और सोइंग ये दो इम्पैक्ट फिगर रहेगा। हालांकि जिस ढंग से भाव बढ़े हुए, इस बार सोइंग का एरिया जरूर बढ़ेगा, बट आज भी हम देख रहे हैं मार्केट पॉजिटिवली ट्रेड कर रहा है, जिसको देखते हुए 14,400 पे लेके चलिए, 14,900 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। बट ये एक ऐसी कमोडिटी बनने वाली है विपुल जी, जहाँ पे हम ऊपर में 180 190 का भी भाव देख पाएंगे। वहीं दूसरी कमोडिटी कैस्टर रहेगी। कैस्टर के अंदर भी हमने देखा इस बार जो प्रोडक्शन फिगर्स है वो काफी कम है। हाँ, मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा खराब था, क्योंकि हम जानते हैं कि कैस्टर मिल के सबसे बड़े बायर चाइना है, और चाइना में अब जाकर एक राहत मिली है यूएस चाइना के टैरिफ वॉर के अंदर, जिसके बाद इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। आज प्राइसेस 6400 के करीब है, लेके चलिए। 6350 का छोटा स्टॉप लॉस लगाइए, इमीडिएट टारगेट तो 6470 है। बट ये काउंटर भी काफी ज्यादा अंडरटोन हुआ है, जो आने वाले दिनों में 6600 के ऊपर भी चले जाएगा। लास्ट अगर हम मसालों की बात करें, तो मसालों में धनिया एक अच्छी कमोडिटी है, जो 7000 के नीचे इस वक्त ट्रेड जरूर कर रही है। बीच में हमने देखा फेवरेबल वेदर के चलते प्रोडक्शन अच्छे हैं, बट कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे एफएमसीजी या स्टॉकिस्ट की डिमांड काफी एक्टिव है, जिसके चलते 6950 पे लेके चलिए, 6850 का स्टॉप लॉस रखिए, 7080 का टारगेट है। बट ये भी ऐसी कमोडिटी है जहाँ पे काफी समय से हमने इनको प्रेशर में आते हुए देखा था, बट अब ये प्रेशर जैसे जैसे निकलेगा, इसमें बड़ी तेजी का आगाज होता हुआ दिखाई देगा। तो ये 3 कॉल जो है एग्री कमोडिटीज़ में निकल करके आती हुई, एक एक करके लेवल से एक बार फिर से आपको बताते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। कोरिएंडर जो है आपको जून फ्यूचर खरीद के चलना है, 6950 के आसपास खरीदें। ऊपर की तरफ जो लक्ष्य होगा वो 7080 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चलें। स्टॉप लॉस का अवश्य ध्यान रखें 6850, तो यानी 100 रुपये नीचे के आसपास का एक स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर रखने की सलाह दी जा रही है। उसके अलावा दूसरी कमोडिटी जो है वो कैस्टर सीड है, 6400 के आसपास खरीदने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। 50 रुपये नीचे एक आपको स्टॉप लॉस रखना होगा 6350 का। ऊपर की तरफ 70 रुपये ऊपर के टारगेट रखिए, 6470 के लक्ष्य के लिए कैस्टर सीड में खरीदारी की सलाह यहाँ पर दी गई है। तीसरी कमोडिटी हल्दी। हल्दी पे लगातार जो है वो हम देख रहे हैं कि अच्छे मोमेंटम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 14400 के आसपास खरीदिए, और यहाँ पर 400 रुपये नीचे के का एक स्टॉप लॉस रखिए 14000 रुपये के आसपास का, और ऊपर की तरफ 500 रुपये ऊपर का लक्ष्य 14900 तक के लक्ष्य यहाँ पर भेजने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको रखनी चाहिए निगाह। इस बीच जो है अब अजय सर को थैंक यू करने का वक्त आ गया है, लेकिन एक अपडेट आई है अपने दर्शकों को साथ साथ सर आपको ही बता दें कि ग्लोबल टाइम्स का एक्स अकाउंट भारत में बंद कर दिया गया। तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि चीज़ें मतलब समाप्त तो होने के बावजूद ऐसा लग रहा है कुछ कुछ चीज़ें पर्दे के पीछे चल रही हैं। कोई टिप्पणी लास्ट चलते चलते करना चाहेंगे आप? मुझे लगता है गवर्नमेंट ने जिस ढंग से एक्शन लिया है उसमें क्लियर कट मोदी जी के जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा था कि ये कोई विराम नहीं लगा है। हम देखेंगे मार्केट में पाकिस्तान का कैसा रवैया रहता है। इंडस वाटर ट्री में हमने देखा कोई चेंजेस नहीं आएगा। इनफैक्ट जिन्होंने मिस कम्युनिकेशंस किए हैं उन पे काफी लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, और होना भी चाहिए, बिकॉज ऐसे समय में एक अथेंटिकेटेड न्यूज आए और उसका
यूज केस रहना चाहिए, इसके लिए एक्शन है। बट आई थिंक गवर्नमेंट इस बार अच्छे मूड में है कि जी। अब तक जो चीज सब सोचते थे कि इंडिया रिवर्ट नहीं करेगा, रिटरेट नहीं करेगा, बट अब हम बोलते हैं जैसे नया भारत है, हम्म। ये हर चीज का रिप्लाई भी देगा और अच्छे से देगा। अच्छे से देखा, बिल्कुल सही बात सर। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद सर। आपकी निगाहें जो है कमोडिटी हो, इक्विटी हो, और मतलब ग्लोबली जो कुछ चल रहा है सब पे रहती हैं, और इसीलिए जब आप रहते हैं तो आपसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा पे जुड़ने के लिए। तो चलिए फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम को यहीं पर समेटते हैं। आप लोग लगातार बने रहिए। अभी सोने चांदी में क्या चल रहा है, बहुत लोग तो सवाल पूछ रहे थे अभी जब हमारा यार बाजार चल रहा था कि सिल्वर ETF पे क्या करें, तो अभी 12 बजे आप सवाल करेंगे तो आपको मिल जाएगा जवाब। ब्रज द्विवेदी जी हाजिर हो जाएंगे यहाँ पर थोड़ी देर में, और दोपहर 1 बजे रवि सिंह होंगे, डॉक्टर रवि सिंह हमारे साथ। तो 1 बजे अपने शेयरों से जुड़े हुए सवाल पूछना मत भूलिएगा, जुड़ जाइए। बाजार में तेज़ी में अभी कहाँ मौके और तलाशे जा सकते हैं, और ज़रूर कोई बात है हमें जो है दोपहर 1:30 बजे शुभम शंकर हमारे साथ मौजूद रहेंगे, बताएंगे 2 विशेष शेयरों के बारे में। कार्यक्रम को समाप्त करते हैं, बने रहिए बोनस के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।